Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Kaushik, your maths mentor, and I welcome you all to Positron Maths Academy, bringing positivity to education. So आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का कोर्स और जिसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज सेट्स। सेट्स बहुत ही सिंपल टॉपिक है बट वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेस बनाता है एक बहुत बड़ी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स का जिसका नाम है कैलकुलस। कैसे? देखो, सेट्स को समझने के बाद इसका यूज होता है रिलेशंस को समझने में। देन रिलेशंस आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड फंक्शंस और फंक्शंस पे ही फिर देन पूरा का पूरा हमारा कैलकुलस जो है काम करता है। क्लियर? सो इंपॉर्टेंस आपको दिख ही रही है इसकी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक सेट्स। सेट्स का जो थॉट है ये सबसे पहले जो यूज किया था एक जर्मन मैथमेटिशियन ने जिनका नाम था जॉन कैंटोर एंड ही डिफाइंड द सेट्स एज ए होल डेफिनाइट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो उसने एक डेफिनेट कलेक्शन को बोला था, डिस्टिंक्ट एंड डेफिनेटली वेल डिफाइंड, बट लेटर इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया और फिर इसको कलेक्शन को जो है उन्होंने डेफिनेट वर्ड को हटा के बोल दिया गया कि अ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ any collection of well defined and distinguishable objects of our intuition or our thought, right? So let's have a look at its formal definition. Sets की जो definition क्या कहती है? It is a collection of well defined and distinct objects. इसकी definition में जो दो important word है वो देखो ध्यान से क्या है। सबसे पहले तो ये है क्या? ये एक collection है, ठीक है? और कैसी collection है? ऐसी कलेक्शन जिसके एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स एक तो वेल डिफाइंड होने चाहिए, वेल डिफाइंड, और दूसरा डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो ये दो वर्ड्स को आपने इंपॉर्टेंट और ध्यान से देखना है। क्यों ऐसा? देखो बहुत लॉजिकल है इसके पीछे जो रीजन है। कलेक्शन की बात करूं तो हमने भी बहुत सारे कलेक्शंस, हर एक की कुछ ना कुछ हॉबी होती है। किसी को नॉवेल्स कलेक्ट करनी है, बुक्स कलेक्ट करनी है, किसी को कुछ गैजेट्स कलेक्ट करने हैं, किसी के कॉइन्स कलेक्ट करने की भी एक हॉबी होती है। ठीक है, सो आप कोई भी एग्जांपल है, लेट्स से कि मैं कॉइन कलेक्ट करने वाली एक हॉबी पे डिस्कस कर रहा हूं और उसको एज ए कलेक्शन हम देख रहे हैं। ठीक है, मान लो मैंने कलेक्ट कर रखे बहुत सारे कॉइन्स। अब जब मैं अपनी कलेक्शन को ये बोलता हूं कि मेरे पास 100 कॉइन्स की कलेक्शन है, तो ये तो नहीं है कि 100 कॉइन्स में मैं कोई ऐसा कॉइन भी ऐड कर लूं जो किसी ने कभी देखा ही नहीं है। बेसिकली कह लो कि वेल डिफाइंड ही नहीं है। मैंने खुद का ही एक कॉइन बना लिया, अपनी फोटो लगा के मैं उसको कॉइन को बोल रहा हूं कि आई एम द किंग और ये मेरी मेरी जो एस्टेट है या फिर मेरे अंडर कुछ है वहां पे ये काम करता है। तो ऐसा कॉइन तो वेब कॉइन हो गया। फिर तो हर कोई अपने नाम का कुछ ना कुछ कॉइन बना के अपने कलेक्शन में ऐड करता रहेगा। और ये नहीं है कि मैं बैटमैन के नाम का कॉइन बना रहा हूं तो सुपरमैन के नाम का कॉइन बना रहा हूं। सो जो कॉइन्स है देट मस्ट बी वेल डिफाइंड ऐसे कॉइन जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, जो कहीं ना कहीं बने गए थे, फिर उनको पब्लिकली यूज किया गया था कहीं ना कहीं। ठीक है, राइट? सो पहली बात तो है कि द कलेक्शन मस्ट बी वेल डिफाइंड। जो कॉइन्स की मैं बात कर रहा हूं वो पहले वेल डिफाइंड होने चाहिए। इट कुड बी इंडियन कॉइन, इट कुड बी अमेरिकन कॉइन और किसी भी अदर कंट्री का कॉइन हो सकता है, बट वेल डिफाइंड होना चाहिए। दूसरा द वर्ड जो है वो है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब ये भी नहीं है कि जैसे मैंने बोला मैंने 100 कॉइन्स की सिलेक्ट कलेक्शन कर रखी है और पता चला उस 100 कॉइन्स में 80 जो कॉइन्स है या 80 कॉइन्स में सारे मैंने एक एक के कॉइन्स से कलेक्ट कर रखे। सो दैट कलेक्शन won't be counted as a collection जो 100 कॉइन्स की है। 80 तो सेम ही है तो फिर वो कलेक्शन का कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, सो फिर ऐसे तो मैं 1000 कॉइन्स की कलेक्शन कर लूं और सारे के सारे एक एक के कॉइन्स कर लूं। ठीक है, सो आई होप कि समझ आ गया होगा कि अगर मैं कोई कलेक्शन कर रहा हूं तो उसका वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होना क्यों इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे, राइट? चलो एक और सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं जहां पे मैं बात कर रहा हूं A collection of all the books written by RNB, यहाँ पे RNB है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, सो क्या ये कलेक्शन सेट है? सबसे पहले देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने देखो अभी तक जितनी भी बुक्स लिखी, ऑब्वियसली ही इज नॉट अलाइव राइट नाउ, बट उन्होंने जितनी भी बुक्स लिखी हैं और वो जो पब्लिश हुई हैं वो सारी की सारी वेल डिफाइंड है। हम कह सकते हैं कि ये जो कलेक्शन है वेल डिफाइंड है। कितनी भी मुझे एग्जैक्ट काउंटिंग तो डेफिनेटली उनकी कुछ ना कुछ काउंटिंग तो होगी। ठीक है, और सारी की सारी वेल नोन बुक्स हैं।
किसी न किसी वो पढ़ रखी हैं और कहीं ना कहीं आई होप कि वो रिजर्व भी होंगी किसी लाइब्रेरी में, ठीक है। सो दिस कलेक्शन विच इज द कलेक्शन ऑफ बुक्स रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेट। बट यहां पर अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, चेंज कैसे कर देता हूं, मैं कहता हूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल द बुक्स, नॉट जस्ट बुक्स। अगर मैं बोल दूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल द गुड बुक्स, क्या ऑल द गुड बुक्स रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, क्या अब ये कलेक्शन जो मैं नई कलेक्शन की बात कर रहा हूं क्या ये सेट है? ठीक है, देखो ध्यान से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक वर्ड मैंने ऐड करा गुड बुक्स में। सो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इट मस्ट बी वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। चलो बुक में कोई भी लेता हूं डेफिनेटली वो वेल डिफाइंड ही है, बट सॉरी वो डिस्टिंक्ट ही है। पर गुड जो यहां पे मैंने वर्ड यूज कर लिया, ये वेग सा वर्ड है, ठीक है। गुड को मैं किसी के साथ भी अगर रिलेट करता हूं तो वो डिपेंड करता है कि गुड होना वो किसकी इंट्यूशन पे है और किसके लिए है। मेरे लिए कोई बुक जो रविंद्रनाथ टैगोर की है वो अच्छी हो सकती है, तो वो मेरी कलेक्शन में आएगी। वही बुक अगर मैं बोलूं कि एक कनेक्शन जो है वेल डिफाइंड कैसे है, नहीं है, क्योंकि वो कलेक्शन जो मैंने बना दी अपने हिसाब से गुड के लिए, वो मे बी कि उन बुक्स में से जो कुछ बुक्स हैं वो किसी और को या बहुत सारे लोगों को ना पसंद हो, उनके हिसाब से या उनके इंट्यूशन में वो गुड नहीं है। सो ये जो गुड वर्ड है ये बहुत ही वेग वर्ड है, इसको मैं ऐसे सब जगह अप्लाई नहीं कर सकता। ये अपनी जो कलेक्शन है उसको वेल डिफाइंड नहीं करता। ये कलेक्शन आप कह लो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं हो सकती, ठीक है। सो दैट्स व्हाई अगर मैं बात कर रहा हूं कलेक्शन ऑफ ऑल द गुड बुक्स रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, तो वो मेरे लिए गुड बुक्स की कलेक्शन अलग होगी, दूसरे के लिए अलग होगी, पर इसको मैं सबके लिए यूनिवर्सली नहीं कह सकता कि ये हाँ ये बुक जो डेफिनेटली गुड ही गुड है। सो दैट्स व्हाई नाउ द न्यू कलेक्शन वॉन्ट बी ए सेट, ठीक है। तो किसी सेट को देखने के लिए आपको बस ये देखना है कि जो कलेक्शन की बात कर रहे हैं वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, दूसरा डिस्टिंक्ट होने चाहिए ऑब्जेक्ट्स, उसमें मैं रिपीटिशन नहीं कर सकता, ठीक है। ये तब आएगा जब मैं काउंटिंग की बात कर रहा हूँ, जब मैं जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर की मान लो 50 या 40 या 100 बुक्स हैं, तो ये नहीं है कि मैं 100 बुक्स की कॉपीज को रिपीट करते करते उसकी कलेक्शन को 1000 बुक्स की कलेक्शन बोलता जाऊं, ठीक है, वो नहीं करना हमें। चलो चलो कुछ और हम इलिस्ट्रेशंस देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं। सो आई हैव रिटन आउट सम कलेक्शंस ओवर इट, आपको चूज करना है इनमें से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेट, ठीक है। द फर्स्ट वन सेज द कलेक्शन ऑफ ऑल द IITs इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स इंडियन मैंने बोल ही दिया। सो IITs ऑलरेडी एक वेल डिफाइंड वर्ड है। सो मैं बोल रहा हूं कलेक्शन ऑफ ऑल द IITs, डेफिनेटली हमारे पास जितने भी हमारे इंडिया में जितने भी फिलहाल IITs हैं सारे के सारे वेल डिफाइंड हैं। कितने हैं? पहले तो 7 स्टैंडर्ड IITs थे, ठीक है, अब बहुत सारे नए ऐड हो गए हैं, आई होप कि आपको पता होगा। आई थिंक नाउ देयर इज टोटल ऑफ 32 IITs ऑलमोस्ट इन एवरी स्टेट, ठीक है। सो दिस कलेक्शन इज अ सेट बिकॉज इट इज वेरी वेरी वेल डिफाइंड एंड सारे के सारे IITs डिफरेंट तो फिर है ही है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ ऑल द इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स। अभी तक जितने भी क्रिकेट प्लेयर, ऑब्वियसली मैं हर एक क्रिकेट प्लेयर को बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम की, ठीक है। अगर इंडियन सिर्फ पूरे इंडियन के क्रिकेट की टीम की बात करूंगा तो फिर वो काउंटिंग भी पॉसिबल नहीं है और फिर वो उस हिसाब से हम बात कर भी नहीं सकते। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द कलेक्शन ऑफ ऑल द इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स, यानी कि इंडियन नेशनल प्लेयर्स। तो जितने भी नेशनल प्लेयर्स हैं जो BCCI के अंडर रजिस्टर्ड हैं, ऑब्वियसली सारे के सारे डिफरेंट है और वेल डिफाइंड है, उनकी सबकी एक यूनिक आइडेंटिटी है। सो अगेन दिस विल बी अ गुड कलेक्शन, ठीक है। फिर से अगर मैं बात करूं कि यहां पे अगर मैं बात एक नया वर्ड इसमें ऐड कर दूं कि ऑल द कलेक्शन ऑफ ऑल द इंडियन नॉट जस्ट क्रिकेट प्लेयर, यू कैन से द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स, ठीक है, मैंने वर्ड यूज कर दिया बेस्ट। अब गुड के साथ साथ ये बेस्ट भी सिमिलर वर्ड है, बट यहां पे एक बहुत ही वेग वर्ड है क्योंकि बेस्ट मैं हर एक क्रिकेट प्लेयर के साथ नहीं जोड़ सकता। मेरे लिए कोई बेस्ट है जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी बेस्ट है, ठीक है। सो
ये वर्ड अगर मैं ऐसी कलेक्शन में लगा देता हूं तो फिर जो कलेक्शन है वो मेरे लिए डिफरेंट है, दूसरे के लिए डिफरेंट है, सबके लिए सेम नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो फिर वो कलेक्शन जो है सेट नहीं कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल द टेस्टी डिशेस प्रिपेयर्ड बाय मी। सो आई हैव दिस हॉबी ऑफ कुकिंग, सो मैं बहुत सारी डिशेस अगर बनाता हूं, सो मैं कहता हूं कि मेरी सारी टेस्टी डिशेस की जो कलेक्शन है, ऑब्वियसली पहली बात तो ये अगर मैं आगे मी लगा रहा हूं तो फिर मैं कोई भी अपनी डिश को तो ऐसे बोलूंगा नहीं बेकार है, तो मेरी कह लो कि मैंने जितने भी डिशेस बनाई हैं वो सारी की सारी उसके सामने मैंने लगा दिया टेस्टी। तो अब ये टेस्टी वर्ड जो मैंने बनाई मेरे लिए टेस्टी है, मान लो मेरे घर वालों के लिए टेस्टी है, बट तुम लोगों के लिए मे भी टेस्टी नहीं है, तुम लोगों के लिए क्या मे भी किसी के लिए और भी टेस्टी नहीं है, सर मुझे पसंद आ रही है मेरी डिश तो मुझे तो आएगी। तो इसलिए ये जो टेस्टी वर्ड लगा देने से ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं हो जाती। वेल डिफाइंड है अगर कोई कलेक्शन तो फिर वो सबके लिए एक जैसे काम करनी चाहिए, सभी को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज ए टेस्टी, तो डेफिनेटली वो तो हो नहीं सकता। सो इन दिस केस दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। ठीक है, नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द डेंजरस एनिमल्स इन ए फॉरेस्ट। अगर मैं किसी फॉरेस्ट की बात कर रहा हूं, मान लो कोई भी हम इंडियन नेशनल फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं, सो वहां पे मैं बात कर रहा हूं कि कलेक्शन में ऑल द डेंजरस एनिमल्स। अगेन यहां पे एक और वर्ड जो यहां पे लग रहा है, कौन सा, डेंजरस, वो इस कलेक्शन को वेल डिफाइन नहीं करता। कैसे नहीं करता, डेंजरस एनिमल्स की बात करते हैं, मान लो कि ये कलेक्शन बनाने वाले ने, मैंने ही बनाई है, तो मैंने स्नेक को डेंजरस एनिमल्स में ऐड कर लिया। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बहुत सारे लोग हैं जिनको स्नेक से बिल्कुल डर नहीं लगता। अब देख लो डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक, हमारा एक वो बियर ग्रिल्स, उसको स्नेक छोड़ो, उसको तो कोई भी डेंजरस नहीं लगता। ठीक है, सो एक और है हमारा वाइल्ड फ्रैंक, आई होप यू आर अवेयर, अगर आप देखते हो तो। सो मुझे तो काफी पसंद है वाइल्ड फ्रैंक, तो वो तो किससे डरता ही नहीं है, वो स्नेक को ऐसे ही हाथ में पकड़ के उसको किसमिस कर रहा होता है। आपने देखा होगा, आई होप, नहीं देखा तो देखना जरूर, वाइल्ड फ्रैंक इज वेरी फनी गाय एंड इंटरेस्टिंग। सो यहां पे ये जो कलेक्शन है अगेन ये वेल डिफाइंड नहीं है बिकॉज ऑफ दिस वर्ड डेंजरस, राइट। सो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, इट सेज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, सो पहले तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वही फाइनाइट है, वही वेल डिफाइंड है, और उनमें कोई मुस्लिम है कि नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन एक हिस्ट्री का क्वेश्चन बन गया। तुम मुझे बताओ हमारे कितने मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर्स रहे? एनी वन ऑफ यू इफ यू कैन आंसर। ओके, चलो काउंट कर लेते हैं, लेट्स से काउंट कर लेते हैं। मेरी हिस्ट्री भी चेक हो रही है थोड़ी सी, आई डोंट नो बट एग्जैक्टली, बट अगर मैं बात करूं तो हमारे फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे ही वाज जवाहरलाल नेहरू, देन केम द इंदिरा गांधी, और अभी हमारे करंट जो है मोदी जी तो है ही है। सो उनके पहले तो हमारे थे अपने अभी हॉस्पिटल में एडमिट हुए, क्या नाम, मनमोहन सिंह जी, फिर देन आपके बने बहुत सारे हैं, बट जहां तक मुझे याद आ रहा है कि कोई भी मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर तो नहीं रहा है, राइट। चलो, जहां तक मेरी नॉलेज में आई थिंक अभी तक हमारा कोई भी मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बट अगर नहीं है तो क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है? ठीक है, ऑफ कोर्स अगर मैं इसको रिलेट करता हूं कि कलेक्शन ऑफ मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर्स, तो रिलेटिवली मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर नहीं है, दैट इटसेल्फ डिफाइंड कि बाकी के बाकी फाइनाइट है। सो कलेक्शन में यहां पे क्या हो जाएगा, मेरे पास अगर मैं बोलूं कि कितने एलिमेंट्स हैं, 0। इस कलेक्शन में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर कितने लोग आए, क्योंकि मैं यहाँ पे पीपल्स की बात कर रहा हूं, तो है कोई नहीं। बट ये जो टर्म है, ये जो कलेक्शन का जो नाम है, ये तो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड इन द सेंस कि ऑब्वियसली कोई नहीं है, तो अगेन इट्स ए वेल डिफाइंड। 0 है इसमें नंबर ऑफ पीपल, बट स्टिल इट इज ए वेल डिफाइंड थिंग। सो अगेन दिस विल बी अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और यू कैन से इट इज ए सेट। ठीक है, सो आई होप कि ये सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें अभी तक ये क्लियर हो गया कि सेट एक्चुअल में है क्या। इट इज ए कलेक्शन। कैसे कलेक्शन है? वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, सो मोर ऑन सेट्स वी विल डिस्कस राइट नाउ। आगे आने वाला है सेट की नोटेशन, हम सेट को कैसे डिनोट करते हैं। मैथमेटिक्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी नोटेशन ही आएंगी सामने,
और फिर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स एंड देन लेटर बहुत कुछ इंटरेस्टिंग काम है करने वाला सेट्स में, ठीक है। सो क्योंकि हमने आज शुरुआत ही कर रहे हैं, सो डोंट गेट अब थोड़ा सा लूज मत करना अपने क्वेश्चंस को, बिकॉज ये काफी थ्योरेटिकल चैप्टर है। मैंने अभी तक कुछ भी थ्योरेटिकली या फिर मैथमेटिकली किया नहीं है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ये चीज। सो आने वाले टाइम में अभी नेक्स्ट क्लासेस में आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। ऑब्वियसली अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आई विल मेक श्योर कि बहुत ही बेसिक से शुरुआत करके हमें कोई डेफिनेटली एक बहुत ही डिफरेंट लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। कमिंग अप नेक्स्ट इज द नोटेशन ऑफ ए सेट, ओके। सो वेट, ओके। सो सेट नोटेशन में हमें किन चीजों का ध्यान रखना है वो देखो। द सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, दैट इज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल एक्स वाई जेड, वेयर एज इट्स एलिमेंट्स और इस ऑब्जेक्ट्स और मेंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। दीज आर डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर्स, दैट इज स्मॉल ए, बी, सी और स्मॉल एक्स वाई जेड। अब ऐसा क्यों है? डेफिनेटली इससे क्या होगा, रीडेबिलिटी बढ़ती है, रीडेबिलिटी बढ़ती है और एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस आती है। मान लो मैंने एक सेट को नाम दिया, कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूं और मैं आपको पूरा पढ़ाता जा रहा हूं और कैपिटल लेटर्स का यूज करता जा रहा हूं, जबकि कोई और पढ़ा रहा है और वो स्मॉल लेटर्स का यूज करता जा रहा है, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स और किसी और के स्टूडेंट्स जब दोनों आप में इसमें इंटरेक्ट करेंगे और देखेंगे कि ये यहां पे क्या हो रहा है कि कैपिटल लेटर से नाम दिया जा रहा है और स्मॉल लेटर से उनके एलिमेंट्स को नाम दिया जा रहा है, जबकि वहां पे उल्टा हो रहा है। सो वो आपस में एक कंफ्यूजन क्रिएट होने का चांस है। या फिर कह लो कि मान लो ये काम मैं पढ़ाने की बजाय एज ए बुक में लिख रहा हूं, ठीक है। मैं बुक में अपने ही कुछ नोटेशन लिखता जा रहा हूं, अदरवाइज कोई और है वो अलग ही नोटेशन लिखता जा रहा है। सो इसीलिए ये कंफ्यूजन ना हो कि ताकि वो बुक जो मैं लिख रहा हूं या फिर कोई भी लिख रहा है उसकी रीडेबिलिटी वो सबके लिए एक यूनिक हो या कॉमन हो, इसलिए ये सिंपल से लॉजिक पे बेस्ड हम ये कुछ चीजों को फॉलो करते हैं कि अगर हमें किसी सेट को नाम देना है तो वो कैपिटल लेटर से देंगे, और अगर मुझे किसी सेट के एलिमेंट्स को नाम देना है तो वो हम स्मॉल लेटर से देते हैं, ठीक है। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको नोट करनी है, वो ये कि एक ग्रीक सिंबल, दिस याद रखना, ये ग्रीक सिंबल है, ये आपको देखने में मिलेगा। इसको हम यूज करते हैं टू डिनोट द फ्रेज, एक फ्रेज का जो कि है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। सो बिलोंग्स टू फ्रेज जो है इसको डिनोट करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। ये जो सिंबल आप देख रहे हो ये एप्सिलॉन टाइप सिंबल है, इसका हम यूज करते हैं। आई होप अब बहुत सारे सिंबल अब हम देखने वाले हैं, हालांकि हम कहीं भी यूज कर सकते हैं इसका, बट फिलहाल अगर सेट्स में बात करेंगे तो इसका एक स्पेसिफिक यूज है, ठीक है। ये कैसे यूज है वो देखो ध्यान से। जैसे कि मैंने बोला किसको ये फ्रेज को डिनोट करता है, बिलोंग्स टू का। सो मान लो एक सेट है ए, एक सेट जिसका नाम मैंने ए रख दिया और उसके कुछ एलिमेंट्स हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, या फिर कुछ भी मैं रैंडमली ले रहा हूं फिलहाल, ठीक है। अब ए नाम है और इस सेट को जो मैंने एलिमेंट्स को ऐसे लिखा और ये ब्रैकेट्स में लिखा, इसको अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में थोड़ी देर में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। फिलहाल के लिए ये एक सेट का एग्जांपल है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं जिसकी वो स्मॉल लेटर्स में ए, बी, सी, डी को डिनोट कर रहे हैं। अब क्योंकि ये जो ए है, एक स्मॉल लेटर ए है, ये किस कैपिटल सेट ए का एलिमेंट है या फिर इस सेट का ऑब्जेक्ट है या फिर सेट का मेंबर है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि ए बिलोंग्स टू दिस सेट ए, दिस इज ए एलिमेंट। ये किसको बिलोंग करता है, ए को, ठीक है। सिमिलरली ई भी किसको बिलोंग करता है, ए को। अब अगर मैं बात करूं एफ की, अब एफ ए में तो नहीं है, ए में नहीं है तो इसको बिलोंग नहीं करता, तो अगर कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं करता तो सिंबल यूज होता है ये वाला, ठीक है। कुछ नहीं है, ये बिलोंग्स टू के सिंबल पे एक लाइन आ गई है, इट सेज एफ डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। यहाँ पे जो स्मॉल लेटर्स है ए, ई, एफ, ये एलिमेंट्स को डिनोट कर रहे हैं और कैपिटल ए सेट का नाम है यहाँ पे, ठीक है। सो रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम इस फ्रेज या इस सिंबल का यूज करते हैं, इसको हम यहाँ पे सेट थ्योरी में इसको हम एक मेंबरशिप सिंबल भी बोलते हैं, ठीक है। एक मेंबरशिप सिंबल भी बोलते हैं जो सेट को उसके एलिमेंट से, उसके मेंबर से रिलेट करता है। मेंबरशिप
कैन से मेंबर रिलेशनशिप, ठीक है। सो दिस इज द सेट नोटेशन। अब हम बात करेंगे डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट ए सेट, ठीक है। मैथ्स में हम अगर एक सेट है तो उसको लिखने के या फिर उसको प्रेजेंट करने के अलग अलग वेज है, ज्यादा नहीं है, फिलहाल हमारे पास 2 स्टैंडर्ड वेज है यहाँ पे, ठीक है। सो मैं उनकी बात करने वाला हूं, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सो नेक्स्ट वी हैव इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, ठीक है। सो हमारे पास 2 तरह की रिप्रेजेंटेशन है। द फर्स्ट वन इज, इट्स नेम इज रोस्टर फॉर्म, और इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, आई एम रीडिंग आउट द डेफिनेशन, ध्यान से सुनना। इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिटन विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स, रिटन विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है। सो क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स को मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट आउट कर देता हूं, कॉमा से सेपरेशन दे देता हूं। एक चीज यहां पे नोट करने वाली है कि ऑर्डर डज नॉट मैटर हियर, ठीक है। ऑर्डर है वो कैसे है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप कि आपने ध्यान से सुना, एग्जाम्पल से आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। सो लेट्स से एक सिंपल एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। लेट्स से देयर इज अ सेट और एक कलेक्शन ऑफ वॉवल्स, ठीक है, कलेक्शंस ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो वॉवल्स की कलेक्शन को एक सेट दे रहा हूं, इस एक सेट बोल रहा हूं, उस सेट को पहले तो मैं कोई नाम दे देता हूं। तो लेट्स से इस सेट का नाम है वी, वॉवल्स की कलेक्शन है, कैपिटल वी से मैंने डिनोट कर दिया। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स का, और जो भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि जहां पे मेरे एलिमेंट्स क्या है, वॉवल्स हैं। वॉवल्स क्या है, ए, ई, आई, ओ और यू। सो ए, ई, आई, ओ, यू सारे एलिमेंट्स को मैं लिस्ट आउट कर दूंगा, कॉमा से सेपरेशन देके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रख दूंगा। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू लिखा है, इसको अगर आप कुछ भी लिखते, ए, आई, ओ, यू, ई भी लिखते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दिस एंड दिस ऑल आर सेम। दोनों जो सेट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, और है क्या, अगर मैं पहचान सकता हूं तो पहचानने में मेरे को पता चल रहा है कि क्या है, वो वॉवल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स की, ठीक है, क्लियर। सो एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। सो लेट्स से देयर इज अनदर कलेक्शन ऑफ let's say first 5 प्राइम नंबर्स, ठीक है। सो जो पहले 5 प्राइम नंबर है, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, उनकी कलेक्शन, ठीक है। सो लेट्स से सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं, मैं एक पी से डिनोट कर देता हूं। अब मैं पहला प्राइम नंबर कौन सा है, वो 2 है, देन वी हैव 3, then we have 5, then we have 7 and then we have 11, ठीक है। सो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स को जो कलेक्शन है उसको मैंने एक सेट का नाम दिया, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करा, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, और सारे के सारे एलिमेंट्स को या फिर सारे के सारे प्राइम नंबर्स को लिस्ट आउट कर दिया, यूज किया कॉमा का सेपरेशन में, ठीक है। यहां पे वही है कि एक तो ये 2 चीजें नहीं करनी है, पहली ये कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, दूसरा ये है कि रिपीटिशन नहीं करनी है, ठीक है। ये भी चीज का ध्यान रखना है कि रिपीटिशन नहीं करनी है। ये नहीं है कि यहां पे मैं एक बार अब 3 और लिख दूं और फिर 5 भी रिपीट करके लिख दूं, ठीक है। हालांकि है वही, अब इस मैं ब्रैकेट के अंदर मेरे पास जो नंबर्स लिखे हैं वो है क्या, वो पहले 5 प्राइम नंबर ही है, बट यहां पे रिपीटिशन नहीं करनी है, ठीक है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था, द ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। तो ये जो है ये सेम हो गए, इसलिए यहां से मैं 3 और 5 को हटाऊंगा, मुझे रिपीटिशन नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, सो ऑर्डर की टेंशन मत लो और रिपीटिशन नहीं करनी, क्लियर। सो जो नेक्स्ट फॉर्म है उसको हम देखते हैं, वो क्या है।
द नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसको ध्यान से देखना बेटा, समझने की कोशिश करना कि ये है क्या चीज। और सबसे पहले तो बात करते हैं इसका यूज या फिर इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। मान लो एक सेट है जिसमें मेरे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 100 है या 200 है या 500 है, ठीक है, 1000 है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आ जाते हैं तो फिर फर्स्ट वाली फॉर्म आपकी ऑलमोस्ट फेलियर है। कैसे? अब ये तो नहीं है कि मैं 1000 एलिमेंट्स को कॉमा करके लिखते 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 तो फिर मेरी तो कॉपी भरने वाली है और तो ऑब्वियसली थकना ही है, या फिर कह लो कि पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। इन दैट केस जब मेरे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बहुत ज्यादा हो गए, हमने एक नई फॉर्म का डेवलप करी, दैट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को अब बना के लिखना है। बना के कैसे लिखना है वो देखो ध्यान से। सबसे पहले ये है कि ऑब्वियसली जब मैं कोई कलेक्शन कर रहा हूं, यानी कि जब मैं कोई सेट बना रहा हूं, तो जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। सो हमने उसी कॉमन प्रॉपर्टी को अब पकड़ना है और उस कॉमन प्रॉपर्टी को लिख देना है कि ये प्रॉपर्टी को होल्ड करने वाले ये वाले एलिमेंट्स हैं जो इस सेट में आएंगे, ठीक है। और उस कॉमन प्रॉपर्टी को लिखने के लिए मैं एक वेरिएबल चूज कर लेता हूं जो वेरी कर रहा है और इस कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करता जा रहा है, ठीक है। लेट्स से वेरिएट अगर बात कर रहा हूं, यहां पे वेरिएबल है, वो वेरिएबल कुछ भी मैं ले सकता हूं, ए ले सकता हूं, एक्स ले सकता हूं, बी ले सकता हूं, कोई भी वेरिएबल। उस वेरिएबल को लिस्ट करूंगा, फिर ये लिखूंगा ये वेरिएबल इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, और फिर अकॉर्डिंगली मैं अपनी नॉलेज से मैं समझ लूंगा कि ये वेरिएबल ये प्रॉपर्टी को होल्ड करता हुआ तो यही एलिमेंट्स इसके अंडर आएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसकी जो एक आप कह लो कि जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसी होगी वो देखो ध्यान से। लेट्स से एक सेट मेरा एस है, तो वहां पे मैं चूज करूंगा एक वेरिएबल, लेट्स से यहां पे मैंने चूज कर लिया एक्स, ठीक है। अब एक्स जो रिप्रेजेंटेटिव है इस सेट के एलिमेंट्स का, अब एक्स है क्या वो लिखूंगा। X is the element of set S such that के लिए ये दो जो डॉट्स हैं इनका यूज करते हैं, या फिर इसकी जगह हम एक वर्टिकल स्लैश का भी यूज करते हैं, ठीक है, सॉरी एक वर्टिकल लाइन का भी यूज करते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। नाउ X is such that कि ये एक प्रॉपर्टी Px को होल्ड कर रहा है। क्या? एक प्रॉपर्टी Px को होल्ड कर रहा है, और जो प्रॉपर्टी, अब ये प्रॉपर्टी एक से ज्यादा भी हो सकती है। मेरी मान लो कि ये सेट है कि एक ही प्रॉपर्टी के अंदर सारी जो कंडीशंस है उनको फॉलो नहीं कर रहा, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो प्रॉपर्टी है वो Px एक के बजाय ज्यादा हो, बट दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। क्या है? एक तो वेरिएबल x जो कह लो कि एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे सेट के एलिमेंट्स को, सारे एलिमेंट्स को। x ऐसा एलिमेंट जो एक किसी प्रॉपर्टी Px को होल्ड करता है, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए वही है कि तब तक समझ नहीं आएगा जब तक मैं एक एग्जाम्पल नहीं देता हूं। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक काम करते हैं, वही पहले वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने वहां पे लिया था। क्या था? V, ठीक है। तो प्रीवियस एग्जाम्पल जो हमने रोस्टर फॉर्म में देखा था, सेट और ए कलेक्शन ऑफ वॉवल्स। क्या? कलेक्शन ऑफ वॉवल्स। यहां पे मैं क्या करूंगा, लेट एक्स बी द एलिमेंट। अच्छा, यहां पे एक्स थोड़ा सा आपका वो हो जाता है, चलो लेट से मैं मान लेता हूं कि A is the element of the set V such that अब वॉवल को ये बताने के लिए कि ये A है क्या, ये वॉवल है, कोई मैथमेटिकल नोटेशन तो नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं सिंपली लिख देता हूं such that A is a vowel, A is a vowel, ठीक है। सो ये मेरी लीस्ट या फिर सबसे सिंपल कोशिश थी करने की इस सेट को, जो कि क्या था, वॉवल्स का सेट है। ए रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लिया, अब ए है क्या, सच दैट ए इज ए वॉवल। रीडेबिलिटी देखो ध्यान से, साफ पता चल रहा है। वी एक ऐसा सेट है, उसके एलिमेंट्स क्या है, ए सच दैट ए क्या है, वॉवल है। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूंगा कि ए क्या है, वॉवल है, तो वॉवल कौन कौन से हैं, एक तो ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक। चलो सेकंड एक और एग्जांपल ले लेता हूं। अब
जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल लिया था, चलो मैं एक डिफरेंट ले लेता हूं। लेट्स से एक सेट ए मान लेता हूं, ठीक है, उसका एलिमेंट एक एक्स है। अब मैं पहले नहीं बोल रहा हूं, यहां पे लिखूंगा, तुम खुद से सोचना, रीड करना कि क्या बता रहा है। ए का एलिमेंट एक एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ए के एलिमेंट को, सच दैट के लिए मैं ये भी यूज कर सकता हूं, ये भी यूज करता हूं, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आप समझते ही हो, बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। ये एन जो है ना, ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है किसकी, नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है। सो सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 5। एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 5। देखो ध्यान से क्या करा, एक्स ए का एलिमेंट है, कैसा एलिमेंट है, इन प्रॉपर्टीज को होल्ड करता। एक तो एक्स क्या है, नेचुरल है, दूसरा 5 से छोटा या उसके इक्वल। अब देखो ध्यान से, अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूं तो शुरू तो मेरे 1 से होते हैं, और 1 नेचुरल है, 5 से छोटा है, आ गया। 2 नेचुरल है, 5 से छोटा है। 3 नेचुरल है, 5 से छोटा है। सिमिलरली 4 और 5 ये नंबर्स हैं। ऑब्वियसली इसमें 6 नहीं आएगा, वो 6 नेचुरल तो है, बट 6 5 से छोटा है, उसके इक्वल नहीं है, 6 5 से बड़ा हो गया। तो ये दोनों कंडीशन मिला के, या फिर कह लो कि वो है जो प्रॉपर्टीज है, वो जो एक्स होल्ड करता है। अब यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स को इसको रीड करते जाओ और एक्स को वैल्यू देते जाओ। कौन कौन सी है, नेचुरल, एक तो वैल्यू देंगी, दूसरी 5 से छोटी देंगी, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशंस आर द कॉल्ड एज द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सो यहां पे आप देख रहे हो कि आपके पास थोड़ा सा काम अब करने को आया है, ठीक है। नाउ वी विल डू और वी विल सी सम मोर एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दीज टू रिप्रेजेंटेशन, जहां पे हमारे पास रोस्टर फॉर्म्स आएंगी और सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों को हम एक साथ देखते हैं, और कि कैसे कैसे नए नए एग्जांपल्स आपके सामने आते हैं, और आपको समझ में आएगा और अच्छे से कि क्या और पॉसिबल है। देखो ये जो मैंने कोशिश कर रहा हूं, ये कोशिश और भी अच्छी और भी बेटर हो सकती है। ऑब्वियसली बेटर क्यों करना चाहता हूं मैं, क्यों, क्या कि मैं रीडेबिलिटी बढ़ा लूं। रीडेबिलिटी बढ़ा लूं मतलब कि हर कोई बच्चा या हर कोई पर्सन उसको बड़े आराम से समझ सके, ठीक है, आराम से समझ सके, कोई कंफ्यूजन ना हो। हालांकि सिंपल है यहां पे, तो जो भी है we will see in some more examples based on representation of set. Okay, look at this illustration based on representation of a set, ठीक है। The question है, you need to convert to the other form. हमने दो फॉर्म्स पढ़ी, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। जो भी फॉर्म है आपको उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखो ध्यान से, सबसे पहले कौन सी फॉर्म है, डेफिनेटली इट इज ए सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या कह रहा है, ए इज ए सेट सच दैट इट्स एलिमेंट एक्स, एक्स इसका रिप्रेजेंटेटिव है, एक्स वो कैसा है, वो किस टाइप का है, इन प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। एक्स इज इक्वल्स टू 2n-1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फिर x 2n-1 के इक्वल है, और फिर x a का एलिमेंट है, ठीक है। सो आप इन कंडीशंस को देखते जाओ और इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते जाओ। जैसे कि हमेरा n है, n क्या है, नेचुरल है, नेचुरल मतलब 1 से शुरुआत करेंगे, तो n जब 1 होगा, सो 2n-1, 2 into 1 1, 2 minus 1 क्या बन जाएगा 1, x, तो x क्या है, a का एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट क्या बना 1। फिर अगर नेचुरल नंबर 2 रखूंगा, तो 2 into 2 4 minus 1 3 आपका एलिमेंट बन जाएगा। सिमिलरली आपका 3 पे आपका 5 बन जाएगा, फिर 7 बन जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमने क्या यहां पे बोला है कि n नेचुरल है, n पे कोई कंस्ट्रेक्शन नहीं लगाई है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, तो नेचुरल तो हमारे इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो बेसिकली दिस सेट इज एन इनफाइनाइट सेट, ठीक है। सो अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ऑब्वियसली मैं सारे सेट एलिमेंट्स को तो लिख नहीं सकता। ये आप देख रहे हो कि क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स बन रहे हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स, और कितने एलिमेंट्स इनफैक्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, अगर ऐसा हो जाता है तो ये डॉट 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 ऐसे डॉट्स का यूज करके इसको आगे खत्म कर देता हूं, ठीक है। ऑब्वियसली ये भी कुछ रिप्रेजेंटेशन अच्छे नहीं लगते, तो इसी वजह से हमने फिर ये सेट बिल्डर फॉर्म बनाए, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है बी। बी का एलिमेंट है ए कैसा है, सच दैट ए इज ए n स्क्वायर, और n क्या है i यहाँ पे क्या डिनोट करता है, i डिनोट करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को, किसको, इंटीजर्स को। आई होप कि ये आपने पढ़ रखे हैं 10th में ही नंबर सिस्टम के अंदर, ये n i z ये सारे आपने नोटेशंस याद है।
फिर भी एक बार हम दोबारा इसको देखेंगे। फिलहाल के लिए ए जो बी का एलिमेंट है वो क्या है, वो n का स्क्वायर है, और n क्या है, इंटीजर है। अब इंटीजर्स को आप देखते जाओ। ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे पास जो इंटीजर्स है बहुत सारे होते हैं, बट फिलहाल मैं 0 से शुरुआत करता हूँ। 0 इज इंटीजर, तो 0 का स्क्वायर जो जाएगा 0, देन 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। हमें इंटीजर का स्क्वायर करना है, और वो स्क्वायर फिर एक बी का एलिमेंट है। फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, देन 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन। अब ये मैंने सिर्फ पॉजिटिव लिए थे, नेगेटिव देख लो। हालांकि अगर मैं -1 लेता हूं तो -1 का स्क्वायर क्या आ गया, वो 1 हो गया। ऑलरेडी मैं ले चुका हूं तो रिपीटेशन नहीं करनी है। -2 का स्क्वायर वापस 4, तो 4 ऑलरेडी लिख चुका हूं। -3 का स्क्वायर भी 9, वो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं। तो बेसिकली यही एलिमेंट्स आएंगे इस सेट में, ठीक है, याद रखो। ओके, सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज अगेन अ सेट बिल्डर फॉर्म। यहां पे क्या है, x इज एलिमेंट सच दैट x is equals to n square minus 1, n is a natural and less than equals to 5। अब यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है नेचुरल, ठीक है। सो इसको जब मैं बनाता हूं, n नेचुरल है, 5 से छोटा, तो 1 से शुरू होकर 5 तक जाएगा। फिर n स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 0 हो गया, तो x कितना आ गया 0, तो 0 एक एलिमेंट आ गया। देन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना आ गया 3 आ गया। देन वी हैव 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 कितना आ गया आपका 8 आ गया। देन वी हैव 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 आई हैव 15, एंड फाइनली इक्वल टू 5 तक जाना है, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 मेरा एलिमेंट बन गया आपका 24, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल कन्वर्जन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म। अब ये देखो ध्यान से, नेक्स्ट आपको ये एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5, कुछ 5 एलिमेंट्स हैं, और कैसे हैं वो आपको पहचानना है। और कोशिश, देखो हम कोशिश ही कर सकते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की, ठीक है। चलो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। पहले इन एलिमेंट्स को ध्यान से देखेंगे और पहचानने की कोशिश करेंगे। पहचानने के लिए कुछ भी आप पकड़ो, कोई एक चीज, एक पॉइंट को, जो आपको पैटर्न नजर आ रहा है। जैसे कि हमने बोला, अगर एलिमेंट्स हैं तो कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टी को तो होल्ड कर ही रहे होंगे। देखो यहां पे मेरे को नंबर ही दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, फिर 2 3 4 5 6। बट अगर मैं इनमें रिलेशन देखूं, अगर ध्यान से देखूं, तो हर एक एलिमेंट में जो न्यूमिनेटर है वो 1 2 3 4 5 तक जा रहा है। डिनोमिनेटर है वो 2 3 4 5 6 तक जा रहा है बेसिकली। और दूसरा क्या है, ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 तो ये 3 है, ये 3 है तो ये 4 है, एक का डिफरेंस है। और अगर मैं यहां पे बोलूं कि इस एलिमेंट के जो एलिमेंट्स x हैं वो कैसे हैं और नेचुरल है। अगर ऊपर एक नेचुरल नंबर n है तो नीचे n+1 है ना, एक का डिफरेंस है। बस 1 रखता हूं तो 1/1+1 2, ये 1/2 बन गया। 2 रखा तो 2/2+1 3 बन गया। सिमिलरली 5 रखा तो 5/5+1 6 बन गया। बस यहाँ पे हमें ये बता देना है कि n क्या रखना है, एक तो n को नेचुरल रखना है, दूसरा n को लेस देन इक्वल्स टू 5। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, ये मैंने लेस देन इक्वल्स टू 5 यहाँ पे भी लिखा था, पहले भी लिखा था। अगर मैं इसको लेस देन इक्वल्स टू 5 की जगह सिंपल लेस देन 6 कर दूं तो भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब 6 से छोटा तो फिर 5 ही है नेचुरल नंबर, ठीक है। इक्वालिटी थी तो इसलिए 5 निकाला था। अगर ये लिख दूं तब भी सही है, या फिर n लेस देन इक्वल्स टू 5 कर दूं तो ये दोनों ही आपके सही हो जाते हैं, ठीक है। चलो शाबाश, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखो ध्यान से, अगेन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। यहां पे बोल रहा है एक सेट E है जिसका एलिमेंट x है। x कैसा है, सच दैट x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो वो x जो एक इक्वेशन दे दी मेरे को यहां पे, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये इक्वेशन कैसी है, सिंपल सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है आप लोगों को, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है, तो कौन से x इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि इसको 0 बना देंगे, ये इक्वालिटी होल्ड करेंगे, राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी। वो आपको फैक्टराइज करके रूट निकालने आते हैं, तो बड़े सिंपल से यहाँ पे फैक्टर बने हुए हैं, यानी कि x-1 और x-2, ठीक है।
आपको भी दिख रहे होंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, नहीं मैं तो कोई बात नहीं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके देखो, आपको आसानी से नजर आ जाएंगे। ठीक है, सो x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्लियरली क्या मिला मेरे को, x इक्वल्स टू 1 एंड 2। ठीक है, सो बेसिकली अब ये जो सेट है इसकी जो रोस्टर फॉर्म बनेगी दैट विल बी 1, 2। 1 और 2 ऐसे दो x हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, या फिर दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रही है। ठीक, क्लियर। चलो ये नेक्स्ट देखो ध्यान से, दिस इज अगेन आपके पास 1 2 3 4 कुछ 5 नंबर्स दे रखे हैं। नंबर्स कैसे हैं, 3 6 9 12 और 15। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने पहचान ही लिए होंगे कि ये कौन से नंबर्स हैं। ये 3 के मल्टीपल्स हैं। क्या है, 3 के मल्टीपल्स, और 3 के मल्टीपल्स में फर्स्ट 5 नेचुरल मल्टीपल्स। ठीक, सो अब यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं कैसे, 3 के मल्टीपल्स हैं, तो मैं यहाँ पे वो x को भी अगर एलिमिनेट करूं तो सीधा लिख दूं कि जो एलिमेंट है वो कैसा है, वो 3n टाइप का है। कैसा है, 3n टाइप का है, सच दैट दिस n बिलोंग्स टू नेचुरल एंड अगेन n लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, सो इसको रीड करो, n को जब मैं नेचुरल और 5 से छोटा यानी कि n को 1 रखूंगा तो ये बनेगा 1 इंटू 3 3। यही तो इस एलिमेंट है इस सेट का। अगर यहाँ पे मैंने वेरिएबल एक बार a चूज कर लिया, एक बार x चूज कर लिया, फिर कुछ भी b या t भी चूज कर सकता था। अब यहाँ पे पूरा का पूरा वेरिएबल ही मैं 3n रख दे रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मेरा थोड़ा सा मतलब x भी हट गए, यहाँ पे x n फिर नेचुरल ज्यादा वेरिएबल थे, यहाँ पे मैंने वेरिएबल कम कर दिया, x को एलिमिनेट करने की कोशिश करी है। तो दिस इज एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे 3n टाइप के जो है नंबर्स हैं वो अपने इस सेट के एलिमेंट्स हैं, और 3n में n क्या है, नेचुरल है और 5 से छोटा है या उसके इक्वल है। क्लियर, सो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस एग्जांपल। ठीक, आई होप कि ये कन्वर्जन आपको समझ में आ रही है, वो दोनों फॉर्म्स समझ में आ रही है। ये यहाँ पे खत्म नहीं होता है, हम आगे जो भी करेंगे अब इन्हीं फॉर्म्स में, या तो रोस्टर फॉर्म में या तो सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन आपके सामने आती रहेगी बार बार। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर कुछ थोड़ा सा रह भी गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी तक हमने जितना भी करा है उसमें यही एक पार्ट था जिसमें कुछ क्वेश्चंस करने वाले थे कि आपको क्वेश्चन आ सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, रोस्टर में कन्वर्ट करो, या फिर रोस्टर फॉर्म दे रखी है या फिर सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो। इसके भी बहुत कम चांस है, बट आगे हम पढ़ेंगे। सो वहां पे ऑब्वियसली एक तो ये दोनों फॉर्म्स आती रहेंगी और फिर कुछ नया नया ऐड होता जाएगा। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। वी आर एट पॉजिट्रॉन मैथ्स एकेडमी ब्रिंगिंग पॉजिटिविटी टू एजुकेशन, और हम इस पॉजिटिविटी के साथ इस टॉपिक को और बाकी सारे टॉपिक्स को एक डिफरेंट लेवल्स पे लेके जाएंगे। बट इंपॉर्टेंट इज कि आपको बिट्स को पकड़ना है, आपको स्क्रैच से छोटे छोटे एलिमेंट्स को पकड़ना है अगर आपको बहुत अच्छा या बहुत ऊपर तक समझना है। सो माइंड माय वर्ड्स, बहुत आसान है मैथ्स या कुछ भी, अगर आप इसको एकदम स्क्रैच से पकड़ लेते हो। ठीक है, इसका जो सबसे जो बेसिक एलिमेंट है किसी भी कंसेप्ट का, उसको पकड़ के चलोगे तो छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ जोड़ के हम बड़ी प्रॉब्लम्स को, बड़े कंसेप्ट को समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, सो गुड लक। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद विद द नेक्स्ट थिंग कमिंग अप इन द सेट्स, और फिर हम देखते हैं क्या कुछ नया है हमारे पास। ठीक।